Annyeong, this is Shweta and you're watching #KMonster। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि होंगजो किसी से डरकर भाग रही है और भागते भागते वो अचानक से गिर जाती है और तभी उसे कोई आकर पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं सारी की सारी। तो वो देखती है कि वो इंसान मिस्टर कौन है और उसे डरा हुआ देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों है। तभी सीन स्विच होता है शिन्यू पर, जो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है और बहुत ज़्यादा बीमार है, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके लिए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। उधर घर पहुंचने के बाद होंगजो की हालत भी ख़राब है। मिस्टर कौन उसे दवा देते हैं और स्लीपिंग पिल्स भी। वो मिस्टर कौन से सवाल करती है कि पार्क में वो क्या कर रहे थे। मिस्टर कौन कहते हैं उसे कई सारे काम हैं जो खुद ही कभी ना कभी क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, तो वही करने गया था। मिस्टर कौन कहते हैं अगर मैं सीसीटीवी कैमरास लगाने पर राज़ी हो जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। होंगजो को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर कौन के जाने के बाद होंगजो सोने चली जाती है, पर तभी लाइट्स चली जाती है। होंगजो थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है और बाहर निकलकर सारे स्विचेस चेक करने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है मानो घर के बाहर कोई है और खिड़की के पास भी कुछ लटका हुआ सा नज़र आ रहा है। जब वो खिड़की खोलती है तो सामने एक पुतला लटक रहा होता है जिस पर शिन्यू का नाम है और उस पर चाकू गड़ा हुआ है। ये देखकर होंगजो बहुत घबरा जाती है। तभी वो सपने से जाग जाती है और सहमी हुई सी डरकर उठकर बैठ जाती है। अगले दिन दूसरी तरफ शिन्यू के पेरेंट्स से बताते हैं डॉक्टर कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी, पर वो जल्दी रिकवर कर लेगा। लेकिन उधर होंगजो भी, जो उसे थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज कर रही है, उसका हाल जानने के लिए उधर से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो भागकर अपना फ़ोन चेक करती है, पर यह मैसेज तो मिस्टर कौन का है जो उसकी तबीयत का पूछ रहे हैं। पर होंगजो उनका नाम देखकर अपसेट हो जाती है, जो कि पहली बार हुआ है ऐसा। शिन्यू को जल्दी ही होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। होंगजो उधर ऑफिस में बार बार चेक कर रही होती है शिन्यू ने मैसेज रीड किया है या नहीं। तभी वो देखती है कि उसके भेजे मैसेजेस रीड हो चुके हैं और वो बहुत खुश होती है और शिन्यू से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। शिन्यू उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है, मेरे काफ़ी फिक्र थी तुम्हें, लगता है तुमने तो मैसेज कर करके मेरा चैट पेज ही भर दिया। होंगजो से कहती है, बस तुम्हारी बकबक फिर शुरू हो गई, इसका मतलब तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। वो शिन्यू से कहती है उसे वो वुडन बॉक्स अब वापस चाहिए। शिन्यू समझ जाता है कि उन पुतलों पर उसका नाम देखकर और फिर शिन्यू को बीमार हो जाना, इन सब चीज़ों की वजह से होंगजो परेशान है। वो उसे वो बॉक्स वापस करने के लिए एक बार तो मना करता है, पर होंगजो नहीं मानती और कहती है वो उसके घर जाकर वो बॉक्स ले लेगी, क्योंकि शिन्यू के घर का पासकोड चेंज नहीं हुआ और उसे ऑलरेडी पता है। होंगजो उस बॉक्स को मौजूद कर्ज बुक से कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेगी सब ठीक करने के लिए। ये दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े बातें कर ही रहे हैं कि कोई इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और नायुन को भेज देता है, पर नायुन कॉल बैक करके अब फ़ोटोज़ भेजने को मना कर देती है, क्योंकि वो अब सब जानती है और शिन्यू से मिलने खुद हॉस्पिटल आई है। उधर होंगजो वो बॉक्स लेकर आई है और श्राप कैसे दिया गया उसमें उसे मिल भी जाता है और उसमें बिल्कुल वैसा ही एक श्राप लिखा है जैसा पुतला उसने देखा था। वो इसके बारे में पूछने युनवुल दादी के पास पहुंचती है और उसे श्राप पर भरोसा कर उसे हटाने पर काम करने की सलाह देती हैं वो, और होंगजो घर जाकर उस पर काम भी शुरू कर देती है जल्द से जल्द। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नायुन उस फूल वाले के शॉप पर शिन्यू की एक पहनी हुई शर्ट लेकर आती है और कहती है, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही तुम्हें करना है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पर नायुन से वो कहता है, मैं ये तुम्हारे कहने पर नहीं कर रहा बल्कि अपने प्लान के हिसाब से कर रहा हूँ। नायुन पूछती है कि ये सब में तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तो वो नायुन से सिर्फ रिजल्ट का वेट करने को कहता है, ना कि सवाल करने के लिए। उधर शिन्यू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने मॉम डैड के साथ घर जा रहा होता है और कुछ सोचते हुए अपनी मॉम से पूछता है, क्या आपको पुनर्जन्म पर विश्वास है। मॉम को लगता है उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। होंगजो उधर काम करते करते याद करती है कि शिन्यू ने कहा था कि वो ऑफिस नहीं आएगा क्योंकि कुछ दिन की ट्रिप पर जाना है उसे किसी के साथ, पर किसके साथ ये नहीं बताया था। रात हो जाती है और पार्क में इवेंट शुरू हो जाता है और टाइम होते ही होंगजो लाइट्स ऑन करवाकर फायरवर्क शुरू करवा देती है और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तभी उसे सामने शिन्यू नजर आता है जिसके आने की उम्मीद नहीं थी। भीड़ को हटाते हुए दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। होंगजो कहती है कि तुम तो ट्रिप पर जाने वाले थे ना, मना किया था कि तुम नहीं आओगे, पर ये नहीं पता था कि तुम यहाँ इतनी जल्दी आ जाओगे। होंगजो उससे कहती है कि इसके लिए उसने मंत्रों का इस्तेमाल किया था और देखो वो काम भी कर गया और तुम आ गए। शिन्यू कुछ कहे बिना उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और सीने से लगा लेता है। होंगजो हैरान सी हो जाती है उसके इस तरीके के रिएक्शन से और उसे लगता है जैसे उसने ये पल पहले भी कभी जिया है,
लाइक डेजा वू। तभी सीन स्विच हो जाता है जेसन एरा में, जहाँ इसी तरह शिन्यू ने उसे सीने से लगा रखा है। सीन स्विच होता है और हम देखते हैं कि 2-3 आदमी जंगल के रास्ते किसी बॉडी को लेकर जा रहे हैं और एक घर के सामने छोड़कर भाग जाते हैं डरकर। तभी उस घर से एक बुढ़िया निकलकर उस डेड बॉडी को चेक करती है, पर ये तो एक लड़की है जो कि जिंदा है अभी। अगली सुबह एक छोटा बच्चा भागता हुआ एक महल के कमरे के सामने जाता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी बीमार माँ के उनके मरने के पहले उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करने लगता है, पर कोई उसे उनसे मिलने नहीं दे रहा। तभी अंदर से वैद्य निकलकर बताते हैं कि वो अब नहीं रही। अब वो बच्चा रोते रोते खाली मैदान की तरफ भागता चला जाता है और गिर पड़ता है। तभी एक बच्ची उसके सामने आ जाती है और इसे देखकर स्माइल करने लगती है। ये देखकर वो लड़का रोना बंद करके उसे डांटने लगता है मुस्कुराने के लिए। लड़की कहती है रोने के बजाय इसी तरह अपना गुस्सा जाहिर करो और मन में जो भी है वो बाहर निकालो, क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने की वजह से उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ दी है, तो जाओ जाकर पढ़ो, उसे ढूंढो जाकर। लड़का भागते हुए जाता है और चिट्ठी ढूंढ लेता है जिसमें उसकी माँ ने उसे बेहतर बनने को कहा जीवन में, और कहा कि मेरी बीमारी तुम्हें न लग जाए इसलिए तुमसे मिल नहीं सकी, पर तुम अपना बहुत ख्याल रखना। और चिट्ठी पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन मैदान में वो लड़की उसे फिर से मिलती है, वो उससे बात करने लगती है, पर वो इस पर उसे डांटता है कि तुम्हें सम्मान से मुझसे बात करनी चाहिए, गवर्नर का बेटा हूँ मैं, क्या जानती नहीं तुम। लड़की उसे कहती है जी बिल्कुल सर, आप यहाँ मुझे चिट्ठी के लिए शुक्रिया कहने आए हैं तो कह दीजिए। वो लड़का उसे शुक्रिया कहता है और दोनों में इस तरीके से धीरे धीरे दोस्ती शुरू हो जाती है। एक दिन वो उससे पूछता है कि मैं पढ़ाई और लड़ाई दोनों में ही अच्छा हूँ, पर लड़की जानती है कि वो सिर्फ लड़ाई में ही अच्छा है। लड़का उससे पूछता है क्या मैं आर्मी जनरल बनूंगा, मेरा भविष्य देखकर बताओ ना। तभी लड़की को एक बहुत ही डरावनी सी चीज़ दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़े, खून से सने हुए हाथ, जो अच्छा संकेत नहीं है। वो मुस्कुराकर उससे कहती है तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो, सफलता ज़रूर मिलेगी जीवन में। दोनों इसी तरह साथ रहते खेलते और धीरे धीरे बचपन जवानी में बदल जाता। पर अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, इनका रिश्ता अब प्यार में बदल चुका है और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। और इसी सीन से यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 9। जल्दी कराऊंगी एपिसोड 10 भी। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्यों।